शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने की श्रृंखला में हम नक्षत्र और राशियों को विस्तार से जान रहे हैं। अभी तक हमने पूर्ण रूप से 6 नक्षत्रों को पढ़ लिया है और 2 राशियों को पढ़ लिया है। वर्तमान में हमारा 7वां नक्षत्र चल रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र। यदि यह आपका पहला वीडियो है और आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप पूर्व के वीडियो क्रमवार अवश्य देखें और क्रमवार देखने से आपको जानकारी क्रमबद्ध ही प्राप्त होगी। पूर्व के वीडियो देखने के लिए आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र पर। पुनर्वसु नक्षत्र के एक वीडियो में हम नक्षत्र के विश्लेषण को समझ चुके हैं। नक्षत्र के देव, उसके प्रतीक चिन्ह, उसके एस्ट्रोनॉमिकल स्टार, नक्षत्र के स्वामी, इनके अनुसार हमने नक्षत्र का विश्लेषण पिछले वीडियो में किया था। अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम यह समझेंगे कि किस प्रकार हम नक्षत्र के विश्लेषण से जातक का विश्लेषण कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, यह हम आज समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारी पाठ संख्या 21, विषय नक्षत्र और उसके अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र द्वितीय भाग। जैसा कि आप जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र 20 डिग्री मिथुन राशि से 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि तक विस्तारित है। साथ ही साथ उसका स्वामी के बारे में भी आप जानते हैं कि उसके स्वामी गुरु हैं और चूंकि यह नक्षत्र 2 राशियों में बटा हुआ है तो उन राशियों के स्वामी भी इस नक्षत्र में अपनी ऊर्जा पूर्ण रूप से देते हैं। इस नक्षत्र की जो शक्ति है वह है वास्तु प्रार्थना शक्ति, यानी कि धन धान्य समृद्धि को वापस लाने की, पुनर्प्राप्त करने की एक शक्ति, और उसको प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य भेदने के लिए जो लगातार किया जाने वाला कार्य है, जो लगातार मेहनत की जाएगी, जो लगातार चलने की एक कोशिश होगी, वह इस नक्षत्र के अंतर्गत है। जब हम इसके स्टारों की बात की तो स्टारों को हमने द्विस्वभाव पाया। देवी की बात की तो सौंदर्य, ममता, सौभाग्य, इन सब की बात हुई। तो हम जातक को किस प्रकार समझ सकते हैं वह हम यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुण तत्व प्रकृति को जान लेते हैं। इसका वर्ण है वैश्य का, तो वैश्य वर्ण से आप धन की बात कर सकते हैं। पुरुष लिंग है तो कहीं ना कहीं आप उग्र स्वभाव की बात भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र को उत्तर दिशा से जोड़कर देखा गया है। यह सात्विक गुण का नक्षत्र है, गुण इसका सात्विक है। और तत्व की बात करें तो जल तत्व। प्रकृति वात है, गण इसके देव हैं। योनि की बात करें तो बिल्ली, फीमेल कैट इसकी योनि है। अगर गोत्र की बात करें तो ऋषि कृतु, यह ऋषि कृतु के गोत्र से माने गए हैं। और ऋषि कृतु के अगर हम नाम के मतलब को समझें तो उसका मतलब होता है
लोगों के अंदर इंस्पिरेशन जगाना, भावनाएं जगाना, लोगों को सही राह दिखाना। शारीरिक अवयवों की बात करें तो कान, गला, कंधे की हड्डियां, पैंक्रियास, जिगर, नाक, उंगलियां, यह सब शारीरिक अवयव इस नक्षत्र के चरण में आए। यह सब शारीरिक अवयव इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यानी जब इस नक्षत्र को पीड़ा होती है, जिसे हम कहते हैं कि नक्षत्र पीड़ित है, तो उस समय पर जातक को इन सभी अंगों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। स्वभाव इसका चर है, हालांकि इसके दो जो तारे हैं उनके अनुसार द्विस्वभाव भी है, लेकिन यहां पूर्ण रूप से नक्षत्र को चर स्वभाव में माना गया है। चूंकि नक्षत्र सत्यप्रिय है तो जातक सत्यप्रिय होगा, निष्ठावान होगा, आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति सम्मान होगा, परिवार के प्रति समर्पित होने की भावना होगी। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की याददाश्त, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। यहां सब कुछ खोकर पाने की जो ऊर्जा है वह आप देख सकते हैं, तो यह जातक के अंदर दिखाई देगी। इन जातकों को पहली कोशिश में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यह जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, और यह जातक काम करके आत्मविश्वास विकसित करने की और उससे खुद की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे मुक्त होने की कोशिश लगातार करते हैं और उस संभावना में विश्वास भी रखते हैं। भावनात्मक और मानसिक जो विचार हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की महारत हासिल होती है इन जातकों को। आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है, दूसरों की जरूरतों को समझने वाले होते हैं, सम्मान देते हैं, परोपकारी होते हैं, मिलनसार होते हैं, शांत होते हैं, सुखद होते हैं, यह नेक होते हैं। संस्कृति और परंपराओं की जो पुश्तैनी मान्यताएं हैं उनकी सराहना करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सच्चा ज्ञान परिलक्षित होता है। लेकिन कहीं कहीं इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि यह जो पुरातनवादी सोच है उसके साथ चिपके हुए माने जाती है। इस प्रकार से भी इसे समझा जा सकता है। वास्तविक से अधिक की कभी मांग नहीं करते। वास्तविकता में जो इनके पास में है उससे अधिक की इनकी चाह नहीं होती। सुंदरता और प्रेम में डूबने वाले होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं। अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो यह लंबे होते हैं और वजनदार, यानी कि मोटे हो सकते हैं। अब यहां थोड़ी सी नकारात्मकता भी दिखाई देती है। अच्छे स्वभाव होने के बावजूद वैवाहिक जीवन में परेशानियां परिलक्षित होती हैं, और कुछ जातकों की अगर बात करें तो उनके एक से अधिक विवाह हो सकते हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां देखी जा सकती हैं। अगर इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो तर्क वितर्क करने की उनकी विशेष, आप अवगुण कह सकते हैं कि तर्क वितर्क करने का उनका विशेष अवगुण होता है। इसी तर्क वितर्क के कारण घरेलू शांति भंग होने के भी आसार दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक धनी होते हैं, बहुत ही मुख्य पदों पर, आर्थिक और राजनयिक मुख्य पदों पर, उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं। हम यहां आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उच्च पदों की जो बात करते हैं वह नक्षत्र का विशेष गुण है। कुछ जातकों में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यानी प्रारंभ में
इनका स्वभाव अच्छा हो सकता है और शनय शनय इनका स्वभाव उग्र स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो सकता है। माता पिता शिक्षकों क्या है सम्मान करने वाले होते हैं और असाधारण रूप से प्रगतिशील होते हैं। अगर हम इन जातकों के कार्य व्यवसाय आजीविका की बात करें तो ऐसे जातक सार्वजनिक स्थानों या संस्थाओं में शिक्षण और सलाहकार परामर्शदाता का कार्य कर सकते हैं। न सिर्फ सार्वजनिक संस्थाओं में बल्कि सामान्य रूप से भी यह परामर्शदाता का कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक ऋषि हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, आध्यात्मिक महंत हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। ऐसे जातक सेवादार होते हैं। इसका स्वभाव चर है, इसलिए हम ट्रैवल इंडस्ट्री की भी बात कर सकते हैं। योगा, ध्यान, यह सब चीजों में भी यह शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक हो सकते हैं। अगर हम इस चरण के समय पर शुभ कार्यों की बात करें तो नामकरण, नया घर खरीदना, नई नौकरी ज्वाइन करना या नौकरी प्राप्त करना, यात्रा, विवाह, इस प्रकार के कार्य इस नक्षत्र समय पर शुभ माने जाते हैं। और वो कौन से कार्य हैं जो इस नक्षत्र के समय पर नहीं करने चाहिए, तो वह है लेन देन के कार्य। उधार का लेना और उधार का देना इस नक्षत्र के समय पर नहीं करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का किसी भी प्रकार का कार्य, बहस का कोई भी कार्य यहां पर वर्जित है। तो ये हमने विश्लेषण किया पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का। अब बात आती है इसके 4 चरणों की, क्योंकि यह पूर्ण रूप से नक्षत्र का विश्लेषण है। यहां भी आपको कई विरोधाभासी बातें दिखाई देती हैं। तो वो विरोधाभासी बातें जो हैं, जब हम नक्षत्र चरणों की बात करेंगे तो वह विरोधाभासी बातें सारी शांत हो जाएंगी, क्योंकि हर चरण एक अलग विश्लेषण करता है। जाते जाते मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा और अगले वीडियो में पुनर्वसु नक्षत्र के चरणों की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।